हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड में सो मेनी प्रॉब्लम्स पीछे कर चुके हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स कर रहे हैं आज भी। इस प्रॉब्लम को देखिए कि अब एससी वर्मा का प्रॉब्लम नंबर 28 है, पेज नंबर 232। ये कंडक्टिंग रॉड है या कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ L है और यह एक मैग्नेटिक फील्ड B में है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है आपको, क्रॉस के द्वारा दिखाया जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड गोइंग इनवर्ड। और इस कंडक्टिंग रॉड को v वेलोसिटी से इस वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी इस वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपको मालूम करना है कि इस क्रम में यदि हम इसको मूव कराते हैं तो एवरेज फोर्स इलेक्ट्रॉन पर कितना लगेगा। फोर्स इलेक्ट्रॉन पर क्यों कहा गया है? क्योंकि यह कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा और यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स चूंकि बाउंडेड नहीं है तो यह मूव कर सकता है इसकी सरफेस पर। और जब यह मूव कर सकता है तो कैसे मूव करेगा? तो जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल मूव करता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि चार्ज पार्टिकल मूव करता है तब ऐसी स्थिति में उस पर एक फोर्स लगता है, वह मैग्नेटिक फोर्स होता है। यदि हम इस कंडक्टर को आगे बढ़ा रहे होंगे तो इसका मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है यह भी साथ साथ आगे बढ़ रहा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो वह एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है यह हमको मालूम करना है। यह ए में मालूम करना है एवरेज मैग्नेटिक फोर्स। एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, यह मालूम करना है। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, जरा सोचिए। मैं डायरेक्शन को दिखा रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर। यदि जरा कंसीडर कीजिए कि यदि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करता और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है तो इस क्यू चार्ज के पार्टिकल पर कितना फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता? क्यू भी क्रॉस बी, क्यू भी फोर्स लगता है किधर? क्यू भी को आप बी की ओर घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं तो यह ऐसा लग रहा है जैसे नट अनस्क्रू हो रहा है, यह ऊपर की ओर जाएगा। तो यह फोर्स पॉजिटिव चार्ज होता तो यह ऊपर की ओर होता है, F बराबर क्यू भी क्रॉस बी से। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर तो निगेटिव चार्ज होता है तो माइनस ई भी क्रॉस बी होता है। तो अगर क्यू भी ऊपर की ओर लग रहा होगा तो माइनस क्यू भी किधर लग रहा होगा? नीचे की ओर। तो फोर्स लग रहा है इस पर नीचे की ओर। तो फोर्स क्या होगा? एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन F बराबर है ई भी बी। मैग्नीट्यूड इसका होगा क्यू भी के जगह पर ई भी। क्रॉस भी क्रॉस बी होता है, क्यू भी क्रॉस बी हम लिखते तो भी और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। इसलिए क्यू भी साइन थीटा नहीं लिखकर या ई भी साइन थीटा नहीं लिखकर हमने ए भी लिया। और डायरेक्शन किधर होगा? अगर मान लो इसका नाम रख दे पी क्यू, इस रॉड का नाम रख देते हैं पी क्यू, तो हम लिखेंगे फोर्स का डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P टू Q, P से Q की ओर, नीचे की ओर, इस तरह से होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में कहता क्या है कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉन फोर्स लगेगा नीचे की ओर तो निश्चित रूप से इधर इलेक्ट्रॉन का अकुमुलेशन शुरू हो जाएगा, क्यू पर इलेक्ट्रॉन जमा होना शुरू हो जाएगा।
तो Q पर इलेक्ट्रॉन जब जमा होने लगेगा तो P पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी, अर्थात P पर पॉजिटिव चार्ज अकुमुलेट होगा और Q पर निगेटिव चार्ज अकुमुलेट होने लगेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या Q पर बढ़ेगी, इसका मतलब है वैसे वैसे निगेटिव पोलैरिटी Q पर होगा और पॉजिटिव पोलैरिटी P पर होगा और यह बढ़ता जाएगा। लेकिन कब तक बढ़ेगा? एक समय ऐसा आएगा कि इस इलेक्ट्रॉन पर, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है, इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है नीचे की ओर, और यहां पर निगेटिव चार्ज का अकुमुलेशन हो रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज का अकुमुलेशन हो रहा है। तो इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा होगा E। अब बताइए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ेगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर, अर्थात प्लस से P से Q की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और आप जानते हैं कि यदि हम निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में उस पर एक फोर्स लगता है, वह फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा और यह इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। यह इलेक्ट्रिक फोर्स कितने के बराबर है? यह स्मॉल e इंटू कैपिटल E के बराबर होगा, क्योंकि फोर्स बराबर होता है Q इंटू E। Q के जगह पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E लिखा और E लिखा। E है कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फोर्स नीचे कितना लग रहा है? EVB। अब आप बताइए कि E और EVB जब मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएगा, ऐसी स्थिति में फर्दर अकुमुलेशन बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का Q पर जमा होना बंद हो जाएगा। पूछ रहा है कि जब ऐसा इक्विलिब्रियम आएगा, उस इक्विलिब्रियम के समय में इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू क्या है? तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? स्मॉल e इंटू कैपिटल E बराबर हो जाएगा EVB के। स्मॉल e से कैपिटल E कैंसिल हो गया, इसलिए स्मॉल e से स्मॉल e कैंसिल हो गया, इसलिए यह कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया स्मॉल v इंटू b, जहां स्मॉल v इस कंडक्टर का स्पीड है। तो इस तरह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना था, यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम हो गया। ये दो क्वेश्चन हो गया A और B। अब C कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन का अकुमुलेशन बंद हो जाएगा, ऐसी स्थिति में इसके P और Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है। E इज इक्वल टू V बाई L लिखते हैं। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx आप जानते हैं पहले से। ठीक उसी तरह से कैपिटल E बराबर dx के जगह पर हम L लेंथ ले रहे हैं, तो V बाई L, जहां V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कैपिटल E एज कैपिटल E इज इक्वल टू V बाई L। कैपिटल E बराबर V बाई L होगा, जहां V पोटेंशियल डिफरेंस है, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल P एंड Q, टर्मिनल P एंड Q। तब हम E का वैल्यू इस इक्वेशन में कर देते हैं। E के जगह पर हम देते हैं V बाई L बराबर है स्मॉल v इंटू कैपिटल B। इसलिए कैपिटल V, दैट इज ये कैपिटल V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। स्मॉल v क्या है? वेलोसिटी है। तो यह बराबर हो जाएगा VBL। यह तीसरा आंसर भी हो जाएगा। आप जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि इसी पोटेंशियल डिफरेंस P और Q के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को हम मोशनल EMF भी कहते हैं। मोशन के कारण जो EMF जनरेट हुआ कंडक्टर में, दैट इज कॉल्ड मोशनल EMF। यही मोशनल EMF VL के बराबर है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी प्रॉब्लम करना था तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को किया, और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग अभी देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 38, पेज नंबर 233 SCB। तो इसमें देखें कि क्या है। सपोज कि कहता है यह क्वेश्चन कि m मास का कोई पार्टिकल है जो v वेलोसिटी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है। मास पार्टिकल का कितना है? मास है m, और चार्ज इस पार्टिकल पर है q, और इसका एक वेलोसिटी है v, और यह मैग्नेटिक फील्ड यहां b है। b मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि जब यह प्रवेश करता है तो यह निश्चित रूप से बनाना चाहिए, इसका सर्कुलर पाथ इसका होगा। जैसे ही अंदर प्रवेश करेगा चार्ज पार्टिकल, वैसे ही इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, और यदि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन होता है तो उसका मोशन सर्कुलर हो जाता है। आप जानते हैं, जब भी वेलोसिटी के किसी भी चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी या किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू होता है, तो वह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हमेशा मैग्नीट्यूड को, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदलता है, बल्कि वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता है, और डायरेक्शन ऐसे बदलता है कि उसका मोशन सर्कुलर हो जाता है। अब सर्कुलर हो जाएगा तो किधर मुड़ेगा? जरा देखें कि मुड़ना चाहिए किधर। सपोज कीजिए कि वेलोसिटी, यही वेलोसिटी दिखा रहा है, थीटा एंगल से, नॉर्मल से या थीटा एंगल बनाते हुए अंदर मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर रहा है ऐसे, और फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे। पार्टिकल घुस रहा है, इसके पैरेलल मैंने इसको रखा, और अंदर की ओर फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब बताइए कि यह ऐसे है और यह ऐसे है, यह ऐसे है और ये जो है ऐसे है, ऐसे है। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम जब फोर्स लगाएंगे क्यूबिक क्रॉस बी, तो इधर डायरेक्शन होगा, तो इधर डायरेक्शन होगा, तो यह पार्टिकल मुड़ना शुरू कर देगा ऐसे, ऐसे मुड़ना शुरू करेगा, और यह यहां से फिर स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर जाएगा। निश्चित रूप से बाय द सिमेट्री यह एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब यह पूछ रहा है कि इसका रेडियस क्या होगा। हम सेंटर, इस पाथ का सेंटर अगर खींचना होगा तो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए, और इसके भी परपेंडिकुलर, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए, यहां कहीं सेंटर होगा इसका। तो सेंटर C है, तो यह रेडियस कितना बनाएगा? यह रेडियस अगर R है तो R का वैल्यू क्या होगा? आप जानते हैं A, R बराबर होता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ R इज इक्वल टू mv/qb, क्योंकि मास m दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है, पहले पढ़ चुके हैं। R इज इक्वल टू mv/qb इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, हमने इसको डिराइव किया था, तो इसको आप जान गए। यह कैसे डिराइव किया था, थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं। तो यह मैंने डिराइव किया था कैसे कि मान लीजिए कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? QVB, और यह मैग्नेटिक फोर्स क्या बना रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा कर रहा है,
और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv/mv²/r। अब एक भी से एक भी कैंसिल हो गया तो r बराबर क्या हो गया, यही हो गया mv/qb। पहले भी डिराइव कर चुके हैं, यह ध्यान रखना चाहिए। तो हम ये पहला क्वेश्चन ये पार्ट था। बी पार्ट है कि सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा। अब सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा इसको हम देखें कि कैसे बनेगा। सेंटर पर एंगल बनाने के लिए यह एंगल थीटा है, तो निश्चित रूप से यह एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और यह एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अगर इसके बीचों बीच एक एंगल ये लाइन खींचे तो यह एंगल और यह एंगल तो बराबर होगा, तो यह भी 90 माइनस थीटा होगा और यह भी 90 माइनस थीटा होगा। तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा या पाई रेडियन माइनस 2 थीटा। तो यह एंगल हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। सो बी में एंगल met by the circular arc is फाइव, मान लीजिए एंगल है तो फाइव बराबर है 2 पाई माइनस 2 थीटा। यह एंगल थीटा है, यह भी एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो यह भी 90 माइनस पाई/2 माइनस थीटा होगा, यह भी पाई/2 माइनस थीटा होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो पाई माइनस 2 थीटा होगा। सो दिस इज द एंगल। सी कह रहा है कि इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द फील्ड। फील्ड को क्रॉस कर जाने में कितना समय लगेगा, यानी कितने समय तक यह फील्ड में रहेगा, यानी यहां से यहां तक के बीच का समय क्या होगा। यानी पी पर इंटर किया, सपोज कीजिए क्यू से बाहर निकल गया, तो इतना पी से क्यू तक आने में कितना समय लगेगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बदला नहीं, और टाइम क्या होता है आप जानते हैं, कि टाइम होता है 2 पाई m/, पूरे सर्कुलर कर्व जब चलता है तो टाइम क्या होता है आप जानते हैं, कि 2 पाई m/qb वैसे होता है। तो 2 पाई m/qb होता है वैसे। तो यहां से यहां तक आने में लगा समय हम t अगर हम लिखे निकालना चाहें तो t बराबर हम लिखेंगे आर्क का लेंथ, यह आर्क का लेंथ यानी लेंथ ऑफ द आर्क बाई v बाई स्पीड। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क आप थीटा बराबर l/r जानते हैं, थीटा बराबर l/r, तो l बराबर क्या होता है r इंटू थीटा। तो इसको लिख सकते हैं r इंटू फाइव, यहां फाइव एंगल इतना है, डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड है v। सो दिस इज इक्वल टू r पाई माइनस 2 थीटा, फाइव की जगह पर लिखेंगे r इंटू पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई v। दिस इज योर आंसर, यह आंसर सी हुआ। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि यदि हम पॉजिटिव चार्ज के बदले में निगेटिव चार्ज लिए होते सेम मैग्नीट्यूड का, तब क्या होता, तब तीनों प्रॉब्लम हल कैसे करते। तो r इज इक्वल टू mv/qb, तो मैग्नीट्यूड में होता ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, यहां से आता और इधर नहीं फोर्स इस पर लगता, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में सेंटर की ओर नहीं लगता, इसका फोर्स लगता इस डायरेक्शन में, अर्थात यह मुड़ना शुरू करता ऐसे, और ऐसे मुड़ते हुए फिर ऐसे चला जाता है, और तब यही प्रोसेस अब दोहराते एंगल मालूम करने के लिए, और इसी तरह से हम निकालते हैं t बराबर है, एंगल मालूम होता r इंटू एंगल बाई v कर देते।
It is, you have to do it yourself. Okay, thank you. एक क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम नंबर 44, पेज नंबर 233। ये प्रॉब्लम कहता क्या है कि यह एक इलेक्ट्रॉन गन है और यहां से इलेक्ट्रॉन बमबार्ड हुआ। तो यहां हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट किया था। यहां से इसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट किया गया था इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला वह नेग्लिजिबल स्पीड से निकला। नेग्लिजिबल यानी इनिशियल वेलोसिटी इसको मानकर चलिए कि लगभग 0 है, लेकिन जैसे ही यहां आया और यहां मैग्नेटिक फील्ड लगा, उसमें से कुछ रे तो सीधे चला गया होगा एक्स एक्सिस के अलाउंग, लेकिन कुछ रे पैरेक्सियल हो गया होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पैरेक्सियल हो गए होंगे। तो पैरेक्सियल का मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही छोटा एंगल बनाते हुए इस स्ट्रेट लाइन से डाइवर्ट हुए होंगे, बहुत छोटे एंगल के साथ। ऐसे रे को हम पैरेक्सियल रे कहते हैं। यह पैरेक्सियल रे आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, लाइट में पढ़ा होगा जब आप क्लास 10 में रहे होंगे। लेंस फार्मूला या आप मिरर फार्मूला जो भी डिराइव करते होंगे, ये पैरेक्सियल रे के लिए ही डिराइव करते होंगे। तो यह पैरेक्सियल रे है। अब जब यहां से पैरेक्सियल रे चला, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जो पैरेक्सियल रे है उसका वेलोसिटी, उसका जो वेलोसिटी कुछ रहा होगा, कुछ स्पीड रहा होगा, उस पर तो कुछ फोर्स भी लगा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए यदि किसी पार्टिकल पर, यदि किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए, तो हमने बताया था कि उसका जो पाथ हो जाता है वह हेलिकल हो जाता है, और हेलिकल पाथ से हेलिकल पाथ पर वह चलता है। तो ठीक उसी तरह से कहीं न कहीं यह छोड़ा होगा इस लाइन को, तो कहीं न कहीं जाकर इस लाइन पर तो कन्वर्ज करेगा वह पैरेक्सियल रे। तो यह कितने दूर के बाद पैरेक्सियल रे करेगा, इसको शो करना है, यह प्रूव करना है, और यह दिया हुआ है कि यह डिस्टेंस कितने दूर पर जाकर करेगा, यह प्रूव करना है। सो दैट यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हम P माने या S माने, कुछ भी मान सकते हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस यदि P है, तो आपको दिखाना है कि सो दैट P इज इक्वल टू रूट ओवर 8 पाई स्क्वायर mv डिवाइडेड बाई EB स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है। तो इसी को प्रूव करना है, तो देखें कि कैसे होगा। अब मान लीजिए कि यहां से पैरेक्सियल रे निकला और फिर वहीं पर आया, तो एक बार जब घूमेगा रे या फिर वहीं पर आएगा, तो कितना एंगल बनाएगा? एक बार कहीं से निकला फिर वहीं पर आ जाने के लिए उसको 2 पाई रेडियन का एंगल सर्कुलर 2 पाई रेडियन का एंगल बनाना होगा। तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनाने के बाद ही है यहाँ एक चक्कर, यानी एक कंप्लीट साइकिल लगा लेगा तब यहाँ आएगा। और कंप्लीट साइकिल लगाने में टाइम कितना लगेगा? T बराबर होगा 2 पाई m बाई QB। इतना टाइम लगेगा, और इतने टाइम में दूरी क्या तय करेगा यह हमको पता है कि दूरी हम कितना तय कराएंगे, यही दूरी निकालना है कि यह दूरी क्या होगा। पहले देखें कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। इस पर फोर्स लगेगा, यह इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है E इंटू भी। EV बराबर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। या मान लो कि वेलोसिटी v से निकला, तो यह हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगा, या v स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2EV बाई m।
या भी स्क्वायर का वैल्यू होगा, इसलिए भी का वैल्यू होगा रूट ओवर 2EV बाई m। ओके, अब यह इतना दूरी तय करेगा कितना समय में, तो 2 पाई m बाई EB समय में इतना दूरी तय करेगा। t समय में एक चक्कर लगा लेता है, तो t समय में एक चक्कर लगा लेगा तभी वह वहीं पर पहुंचेगा एक्सिस पर। इस एक्सिस लाइन के अलोंग चला, एक बार घूमकर इसी लाइन के अलोंग आ गया, तो इसको एक चक्कर चलना होगा, और एक चक्कर चलने में कितना समय लगा, कैपिटल T समय लगा। तो दूरी क्या होगा, P बराबर हम लिखेंगे V इंटू टी, और V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू है रूट ओवर 2EV बाई m इंटू कैपिटल T का वैल्यू है 2 पाई m बाई EB। अब इसको जब हम अंदर लाएंगे तो यह हो जाएगा रूट ओवर 2 को इधर लाएंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा 8। पाई को अंदर लाएंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, m को अंदर लाएंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, v अंदर है ही, यह m तो नीचे है ही, और EB जो अंदर लाएंगे इसको रूट के अंदर तो हो जाएगा E स्क्वायर B स्क्वायर। अब इसमें से देखिए E को अंदर लाए, यहां E था एक ठो, यहां E था, तो यह E क्या होगा कि इस E से यह E कैंसिल हो गया, एक E, M से एक M कैंसिल हो गया, और यह बच गया कितना 8 पाई स्क्वायर MV बाई EB स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यही आपको प्रूव करना था। तो हमने कैसे किया कि पहले EV इज इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल से के बाद हमने पिच निकाल लिया P बराबर V इंटू टी बराबर है दिस मच। हमने पिच के लिए आपको डिस्कस किया था कि पिच क्या होता है। एक चक्कर लगाने में कोई पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर करेगा, लीनियर डिस्टेंस, उसी को हम पिच कहते हैं। तो आपने ये प्रॉब्लम सीखा, और कुछ और प्रॉब्लम्स हमें करने हैं, इसके बाद बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ना है। तो यह प्रॉब्लम आप बनाएंगे, जो प्रॉब्लम बनेगा नहीं उसको आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे मेल पर आप भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। और मैंने आपको बताया था कि मेरा ईमेल नंबर क्या है। मेरा मेल नंबर है vnkumar66@gmail.com। फिर से सुन लीजिए, vnkumar66@gmail.com। थैंक यू सो मच।